एमएलए को आगे करो, मौलाना को आगे करो, मुफ्ती साहब को आगे करो। क्यों पता है? तुमने छोले की चटनी नहीं बोलना सोशल मीडिया पे, ये असल पेट दुखी है। जितना छोले की चटनी बोल सकते उतना बोलो। मैं बोल रहा हूं, मेरा हुक्म है, जितना ओरल बोलना है उतना बोलो। एक तो भैया जेल में, सिर्फ नाम मत लिखो, सब बोलो। अभी अगर ये सिर्फ सोशल मीडिया से डरेंगे, अभी मैंने तो इलेक्शन पीरियड में स्क्रीन लगाने का सोचा हूं, फिर क्या करोगे? मैं गली गली साइकिल के ऊपर स्पीकर लगा के गली गली औरतों को भी सुनाऊंगा कि अच्छाई और बुराई देखो। किसको किसको रोकेंगे? ये आजाद मुल्क है, आजादी है सबको। या तो मौलाना को आगे करो या एमएलए को आगे करो, बस दो ही फैसले होंगे। छोले की चटनी बोले तो डिपार्टमेंट को जाके बोलते यार अब बच्चे बड़े हो गए, शर्मिंदगी होती। तो ऐसे काम काय को करना, काय को करना काम, जाहिर से काय को ऐसे धंधे करना। छोले की चटनी और क्या बोले, काटूंगा तो क्या निशान, क्या बोलते रहे, लव बाइट, क्या क्या है, काय को धंधे करना। तो ये तमाम ही चीजें, अभी हम तो बहुत लड़ने वाले लोग हैं। और बोलो ना, छोले की चटनी चलेंगी, ना ओरल चलेंगे, ना ये चलेगा, सब अच्छाई बुराई बाजू में रखो। ये शहर को बचाना है। मैंने एक कुल जमाती तंजीम के जुम्मे, माफ करना मैं बोल देता हूँ, मुझ पे फिर कितने भी हमले हो, मुजम्मत हो, मैं डरता हूँ नहीं। लेकिन आज की कुल जमाती के अंदर कितने डाकी आम है, आप हम पे लाद रहे हो। कुल जमाती डाकी आम हमने बर्दाश्त करना। कुल जमाती तंजीम अच्छा है, मकसद अच्छा है, काम करना चाहिए, हम साथ है ना। लेकिन जब तक तुम डागी आम को बाजू में नहीं करेंगे ना, तो तुमको भी डाग ना लग जाए। अगर आम डागी रहा, उसके बाजू में अच्छा आम रहा, तो उसको भी डाग लगता है ना। तो डागी आम को बाहर करो। कुल जमाती का वेलकम, कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। लेकिन दाग लग रहा है, उसको बाहर करो, जरा गंदगी साफ करना। अरे एक खुला एक आदमी ओरल बोलता है, देखना अब तुम, अभी जीप के ऊपर फेटा उठा बांध के आगे वही रहेगा। मैं तो इंतजार कर रहा हूं वो दिन का, इंतजार कर रहा, वक्त है। दागी आम बाजू में करो। अगर सबूत चाहिए तो आ जाओ, देख लेना। अभी तो सिर्फ टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और शेख रशीद साहब बोलते थे, हमारी किताब तो खुली किताब है। भरोसा सही जांच का शिफा कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लेबोरेटरी मालेगांव, अनुभवी एमडी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुजा पाटिल मैडम की निगरानी में सटीक और तेज रिपोर्ट। लेडी स्टाफ उपलब्ध है। व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट भेजने की सुविधा और सबसे खास, घर से सैंपल कलेक्शन की सर्विस बिल्कुल मुफ्त। हमारी मैन लैब मिर्जा गालिब रोड मालेगांव पर स्थित है। साथ ही पूरे शहर में ब्लड कलेक्शन सेंटर्स भी जारी हैं। लैब सुबह 8 बजे से रात 11 बजे। जनरल सेक्रेटरी फादर बॉडी हारून अब्दुल सलाम काजी साहब, हारून काजी साहब, हारून काजी साहब आइए। शेख मस्तान है क्या? किसका नाम है? शेख मस्तान, शेख मस्तान नाम तो मुझे। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी का ओहदा फादर बॉडी में दिया जा रहा है शेख मस्तान शेख शरीफ साहब, तशरीफ लाएं। फादर बॉडी के ऑब्जर्वर और स्पोक्स पर्सन जनाब एडवोकेट हदायतुल्लाह अब्दुल हकीम साहब, तशरीफ लाइए। ओहदा मुबारक हो।
उसके बाद फादर बॉडी के सेक्रेटरी का ओहदा करीम खान रज्जब खान उर्फ राजू भाई, तशरीफ लाए भाई। राजू पहलवान साहब सैलानी चौक के। हाजरीन, मैं चाहता हूँ हर एक शख्स यहाँ पर बैठा हुआ ताली बजाए। इनकी हिम्मत और हौसला उसकी दाद देना चाहिए। ये बहुत हिम्मती शख्स है राजू पहलवान साहब। उनको फादर बॉडी में एक बड़ा ओहदा दिया जा रहा है शहरी बॉडी में। हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं आसिफ शेख रशीद साहब का, शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह फादर बॉडी के एडवाइज़र जनाब शेख सलीम शेख उस्मान साहब, शेख सलीम शेख उस्मान साहब तशरीफ लाएं। फादर बॉडी के जॉइंट सेक्रेटरी मुख्तार सब्बीर शेख साहब से गुजारिश करता हूं कि यहां पर आए और अपना ओहदा संभालें। इसी तरह जॉइंट सेक्रेटरी का ओहदा दिया जा रहा है फादर बॉडी के हाजी शकील अहमद फरीद अहमद खजूरवाला साहब। हाजी शकील अहमद खजूरवाला साहब है यहाँ पर? नहीं, फादर बॉडी के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब सैयद अख्तर आशिक अली साहब से गुजारिश करता हूँ यहाँ पर आए। सईद अख्तर आशिक अली साहब फादर बॉडी के। इश्तियाक इश्तियाक ये लोग सब हैं हाजरीन, अब इसके बाद मीडिया सेल का ऐलान किया जा रहा है। मीडिया सेल के ऑब्जर्वर के तौर पर जाहिद अहमद बशीर अहमद, इनको ऑब्जर्वर का ओहदा दिया जा रहा है सोशल मीडिया सेल का। सोशल मीडिया के सुल्तान अहमद आ जाए, हामिद हुसैन आ जाए। सोशल मीडिया के मुक्तदीर, उसके बाद मुदस्सिर नज़ीर अहमद, अंसारी माजिद अख्तर, मोहम्मद सईद। आइए तमाम लोग एक साथ खड़े हो जाएं। साहब यहाँ मौजूद है। एक बार पुरजोर अंदाज में मेरे साथ मेरी आवाज से आवाज मिलाए। इस्लाम पार्टी, इस्लाम पार्टी, आसिफ साहब आगे बोलो। बहुत कमजोर है हम लोग अभी भी। रहना गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना और मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा। तुम आफताब से कीड़े निकालते रहना। पुरजोर तालियों में इस्तेमाल करें हमारे लीडर आसिफ शेख रशीद साहब का। आज के एक अहम प्रोग्राम के सदर मोहतरम पार्टी के कौमी सदर नवीद खतीब साहब और मालेगांव शहर के सदर एजाज उमर साहब, यूथ के सदर आमीन शेख साहब और उनके तमाम ही कार्यकारी अध्यक्ष, माइनॉरिटी सेल के रिजवान मेमन साहब, उनके तमाम ही कार्यकारी अध्यक्ष, सोशल मीडिया सेल के सदर पप्पू कुरैशी साहब, उनके तमाम ही कार्यकारी सदर, और तमाम ही पार्टी के मंच पे तशरीफ फरमा जिम्मेदारान, मेरे सामने तशरीफ फरमा भाई, तमाम ही लोगों से मेरी गुजारिश है जरा साइलेंस हो जाइए, बैठ जाइए थोड़ा, आप साइलेंस हो जाइए। अब इसके बाद मेरी लास्ट तकरीर है, उसके बाद प्रोग्राम खत्म होगा। आप आपस में बात ना करें, बस खास तौर पर वो साइड में जो खड़े हुए लोग इत्मीनान से बैठ जाइए। मेरे सामने तशरीफ फरमा तमामी पार्टी के जिम्मेदारान और पार्टी के
तमामी सेल के सदर व अरकान, मैं सबसे पहले मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से आज फादर बॉडी, यूथ बॉडी, माइनॉरिटी सेल, सोशल मीडिया सेल, ऐसे तमाम ही बॉडी के अंदर जिन लोगों को आज ओहदा दिया गया, जिन लोगों को पार्टी की जिम्मेदारी दी गई, ऐसे तमाम ही साथियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही साथ एक नई मंजिल के लिए, नए रास्ते के लिए, आप लोगों के लिए नए ख्वाहिशात पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं। भाई साहब, आवाज बहुत आ रही, मेरी बार बार बात सुनिए, नहीं तो मेरी तकरीर मैं यही रोक देता हूं, यही हम बात को खत्म करते। मुबारकबाद तो मिल गई, मैं कहता हूं आपस में बात ना करें। इस उम्मीद के साथ कि आप मालेगांव शहर में आप जिस पार्टी का आज आपको जिम्मेदारी दी गई, जिस पार्टी का ओहदा आपको दिया गया, वो हिंदुस्तान की तारीख में यह हमारा मस्जिद और मीनारों का शहर और यह हमारा तारीखी शहर में हमारी पार्टी की पहली जिम्मेदारी आप लोगों को दी जा रही है, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आप लोग के ऊपर जो जिम्मेदारी दी जा रही है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। आप इसको मामूली ना समझे। अगर आपने ये जिम्मेदारी निभाई, शहर के अंदर पार्टी को मजबूत किया, तो हिंदुस्तान की तारीख में आने वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में इस्लाम पार्टी का मेयर बैठेगा और हिंदुस्तान की तारीख लिखी जाएगी। ये जिम्मेदारी आज हम सब आप लोगों को दे रहे हैं और हमने दिया। और मुझे उम्मीद है कि आज जिस तरीके से आप लोग एक नए जज्बे के साथ, एक हौसले के साथ आज आप लोग यहाँ पर आए अपनी जिम्मेदारी को संभालने के लिए, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जाने के बाद हर गली में, हर चौक चौराहों पर, अपने अपने इलाकों के अंदर पार्टी का तंजीमी ढांचा आप लोग मजबूत करने का काम करेंगे। यहाँ पर कई लोगों को हमने ओहदे दिए जो मालेगांव शहर के लिए नहीं, बल्कि मालेगांव शहर के बाहर भी कुछ जिम्मेदारियां हमने दी है। ऑब्जर्वर बनाया है, कई लोगों को हमारा एडवाइजर बनाया, सरपरस्त हमने बनाया। कई लोगों के साथ, कई साथियों को बाहर के शहरों की जिम्मेदारी भी हम देने वाले हैं और हमने आज उन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी है। मैं आज तमाम ओहदेदारान को, चाहे वो छोटा वर्कर हो, चाहे वो जिम्मेदार हो, मैं तमाम ही मेरे साथियों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं इस पार्टी को बढ़ाने के लिए, पार्टी की तंजीमी ढांचे को मजबूत करने के लिए मैं मेरा अकेला फैसला नहीं लूंगा,
डिक्टेटरशिप नहीं करूंगा, बल्कि आप लोगों के सलाह मशवरे से ये पार्टी को बढ़ाने का काम करूंगा। इस बात का मैं आज आप लोगों से वादा करता हूं। मेहनत की मां बहनों ने किए, नौजवान साथियों ने किए मेहनत, मासूम मासूम बच्चों ने किए, लेकिन अल्लाह ताला का फैसला, अल्लाह की बहुत बड़ी मसलियत उसके अंदर छुपी होगी। हम इलेक्शन हार गए, हम 162 से इलेक्शन हार गए। अब असेंबली का इलेक्शन 4 साल के बाद आएगा। 4 साल कल क्या होगा? हम जो लोग आज बैठे हैं, कौन जिंदा रहेगा, कौन मर जाएगा, कोई गारंटी नहीं ले सकता है। अब 4 साल किसने देखा? लेकिन अल्लाह ताला हम लोगों को जितनी भी जिंदगी दी, हमारी भी मौत लिखी है, एक दिन दुनिया से जाना है। हमारा ईमान है, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि जो शख्स दुनिया में आया उसको एक दिन दुनिया छोड़कर जाना है। यह हमारा मजबूत ईमान है। मालेगांव शहर आज के हालात, इस महाराष्ट्र के हालात, इस मुल्क के हालात और खास तौर पर इस शहर के हालात से आप वाकिफ है। आप समझ रहे हैं ये शहर को। कसम खुदा की बोलता हूं दोस्तों, अगर मेरा जाति मुफाद अगर मुझे प्यारा है, अगर मैंने चाह लिया कि मेरे जाति मुफाद के लिए, मेरी जात के लिए मुझे सियासत करना है, तो मैं आज चाहूंगा ये पार्टी का झंडा उतार लूंगा, दूसरी पार्टी का झंडा लगा लूंगा और मैं मेरे लिए मेरा मुफाद हासिल कर सकता, कोई बड़ा ओहदा ले सकता हूं। आज मैं कर सकता हूं। बहुत ऑफर है, लेकिन लड़ाई इस मुल्क के अंदर, इस रियासत के अंदर, इस शहर के अंदर जो लड़ाई चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है, एक सोच की लड़ाई है, एक विचारधारा की लड़ाई है। दो सोच है, दो सोच में से एक फिरका परस्त सोच है, एक सेकुलर है। फैसला करना है कि कौन सी सोच के साथ रहना है, या फिरका परस्तों के साथ या सेकुलर पार्टियों के साथ, या सेकुलर सोच के साथ रहना, यह फैसला करना है। मैंने फैसला किया, मैंने फैसला किया कि मैं सरकारी पार्टी के साथ नहीं रहूंगा। मुझे इस शहर के लिए लड़ना है, मुझे इस महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए लड़ना है, और उसका साथ अगर आप मेरा साथ दोगे तो हम फिरका परस्तों का मुकाबला कर सकते हैं। ये सोच लेकर आज आपको बाहर जाना है, ये सोच लेकर बाहर जाना है। क्या हुआ मुझको बताइए आप, क्या हुआ इस मालेगांव शहर के अंदर 31 तारीख को? क्या हुआ? एक फैसला आता है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, उसके तमाम ही साथी बाइज्जत बरी हो जाते हैं। कोर्ट का फैसला आ जाता,
भिक्खू चौक का जो ब्लास्ट हुआ उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, शहीद हो गए, दुनिया से चले गए। उनका खून आज भी हमारी आंखों के सामने है, उनकी लाशें आज भी हमारी आंखों के सामने है। 17 साल के बाद फैसला आया, बाइज्जत बरी कर दिए। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। ठीक है, हम कानून को मानते हैं, हम कोड को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं, हम आदर करेंगे, लेकिन इस देश की एजेंसियों के ऊपर अब हमको भरोसा नहीं है। एजेंसियों ने जो केस लड़ना चाहिए था हाई कोर्ट, मोकोका कोर्ट के अंदर साध्वी और कर्नल पुरोहित को फांसी पे लटकाने की लिए केस लड़ना चाहिए था, मालेगांव शहर की आवाम को इंसाफ मिलना चाहिए था, लेकिन वो इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। सिर्फ ये हुआ कि मेरे जैसे शख्स, शहर में बहुत सारे सियासी लोग हैं, अखबारात के अंदर बयान छप गया, यूट्यूब के ऊपर बयान आ गया, उसके बाद वक्त तो गुजर गया ना, हो गया, 8-10 दिन चला गया। क्या वजह है कि इंसाफ के लिए कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, सरकार के खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, एजेंसियों के खिलाफ लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम ये नहीं बोलते कि एजेंसी गलत करती है, लेकिन कुछ ऑफिसरन होते हैं, जिस तरीके से केस को लड़ा गया, सबूत मिटाए गए, हमको आज भी शक है कि सरकार के दबाव के अंदर सबूत को मिटाए गए और हमारे साथ नाइंसाफी हुई। याद होगा, आज ये मेरे मीडिया के तमाम ही साथी यहां मौजूद है, तमाम ही मेरे साथी मौजूद है। असेंबली का मैं मेंबर था, एमएलए था, शायद आप लोग की भी को पता होगा, एक सरकारी वकील इस केस के अंदर, एक सरकारी वकील रोनी सालियन, नाम भी मुझे पता है, सरकारी वकील जो हमको इंसाफ दिलाने के लिए केस लड़ रही थी, वो सरकारी वकील रोनी सालियन ने इस्तीफा दे दिया और ये बयान दिया था कि सरकार का मुझ पर दबाव आ रहा है, दबाव आ रहा है इस केस से हटने के लिए। और उस वक्त मैं एमएलए था, उस वक्त महाराष्ट्र की असेंबली का इजलास चल रहा था, और उस वक्त असेंबली के अंदर खड़ा रहकर मैंने आवाज उठाई कि मालेगांव भिक्खू चौक बम ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित का जो केस चल रहा, सरकारी वकील पर दबाव डाला जा रहा है, इस तरीके का आवाज उठाने का काम किया। लेकिन अफसोस कि इस मालेगांव शहर की आवाम को इंसाफ नहीं मिला और हमारे दोनों नुमाइंदे आज भी खामोश है, और ना उन्होंने कल भी असेंबली में आवाज नहीं उठाई और ना पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज नहीं उठी। ये अफसोस और शर्म की बात है दोस्तों। कौन लड़ेगा बताइए मुझे? एक मजदूर जाकर लड़ेगा, एक गरीब जाकर लड़ेगा, एक छोटा मोटा धंधा करने वाला इनसे लड़ेगा? कौन लड़ेगा? ठीक है, मेरे परिवार से कोई शहीद नहीं हुआ, यहां बैठे होंगे उनके परिवार से कोई शहीद नहीं हुआ, लेकिन अगर इंसाफ के लिए हम लोग नहीं लड़े तो याद रखना, इस तरीके से अगर नाइंसाफी हमारे साथ होगी तो कल हमारे अपने परिवार के लोग भी महफूज नहीं रहेंगे।
ये बात याद रखना। डरे हुए आप देख लीजिए, 9 या 10 एमएलए है महाराष्ट्र असेंबली के अंदर, 1 या 2 एमएलए को छोड़ दो। मैं तो साफ बोलता हूं कि अबू आसिम आजमी को छोड़ दो, साफ बोलता हूं। मुझे बताओ कौन सा एमएलए मुसलमानों के हिमायत में वहां आवाज उठा रहा है? कौन सा एमएलए फिरका परस्ती के खिलाफ आवाज वहां उठा रहा है? बताइए मुझे, सवाल है मेरा। इतना डरे हुए सरकारों से, एजेंसियों से। आज देश के अंदर आप देखिए, आप सर्वे करिए, कोई बड़ा लीडर पार्लियामेंट के अंदर और महाराष्ट्र असेंबली के अंदर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम ये बोलते हैं आपस में, अखबार में पढ़ना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है कि हम 22 करोड़ है, हम 24 करोड़ है मुसलमान, लेकिन हमारे लीडरान जिनको जिम्मेदारियां दी गई वही हमारे लिए आवाज नहीं उठा रहे। मैं मुबारकबाद देता हूं मराठा समाज के लोगों को, कम से कम उनके समाज के लिए वो आवाज तो उठाते, दूसरे समाज के लोग तो आवाज उठाते। मुसलमानों के नाम पर चुन कर आने वाले, हमारे वोटों पर चुन कर जाने वाले हमारे हिमायत में आवाज तक नहीं उठाते। ये आपको, हम लोगों को समझना है, समझना है। और ये लड़ाई है, फिरका परस्तों के खिलाफ लड़ना है। नाइंसाफी जहां हमारे साथ होगी आवाज उठाना है। और आप लोग ये जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लीजिए। ये शहर के अंदर आपने देखा नहीं क्या, चाहे भिक्कू बम ब्लास्ट हो, आपने एसआईटी हो, क्या समझते हो आप? एसआईटी जो बनी, इंक्वायरी हुई, अभी तक इंक्वायरी चल रही। अगर हम डिफेंस कमेटी नहीं बनाते, शहर की आवाम के दाखिले हम लोग चेक करके एसआईटी ऑफिस नहीं भेजते, हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के जिम्मेदारान धूप में रोजा रख के एसआईटी ऑफिस के बाहर मंडप लगाकर बैठकर आवामी की रहनुमाई नहीं करते, उनकी मदद नहीं करते, कम से कम 500 लोग जेल के अंदर होते थे। लेकिन हमारी हिकमत अमली, हमने जो कानूनी मदद दी, आज कुछ लोग जेल में है लेकिन पूरा शहर बच गया। ये हमने काम किया है। मुझे बताओ कौन सी पार्टी ने किया, बताइए मुझे। माफ करना, घूम फिर के बात हमको बोलना पड़ती है, माफी चाहता हूं, बार बार बोलना पड़ती है। मुझे बताइए, आज के एमएलए जो जमयत के सदर हैं, आपने सुना होगा, मैं मीडिया के लोगों से बोलना चाहता हूं और माजरत के साथ बोलना चाहता हूं, सवाल करिए एमएलए से। आज से 2 महीना पहले भी जमयत में मीटिंग हुई तो बोले हम हाईकोर्ट जाएंगे। मुझे बताइए कौन सी हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन गई, बताइए मुझको। ऐलान किया गया, जमयत के दफ्तर से आप ऐलान करते हो और शहर को धोखा देने का काम करते हो। अभी तक तुम हाईकोर्ट के अंदर नहीं गए। कब तक बयानबाजी, कब तक धोखेबाजी? लेकिन अल्लाह का करम है, हमने कहा, हम आज भी हमारे वकला, हमारा लीगल सेल कोर्ट के अंदर हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन कोई सवाल करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ये कब तक चलेगा? कितनी मुसीबतें शहर पे आई, असेंबली में आवाजें उठ रही है, आवाज पे आवाज उठ रही है, कोई जवाब देने वाला नहीं।
कब तक ये शहर ये बर्दाश्त करेगा? कब तक आप लोग ये जुल्म सहेंगे? कब तक आप बर्दाश्त करते रहोगे? कब आप बेदार होगे? अब इलेक्शन आ रहा है, कारपोरेशन का इलेक्शन आ रहा है। माफ करना, क्या होगा इलेक्शन में? समाज की दुआई दी जाएगी, समाज की दुआई दी जाएगी, रिश्तेदारी की दुआई दी जाएगी, दोस्तों की दुआई दी जाएगी, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। फिर इस्लाह माशरा के नाम पर जलसे शुरू हो जाएंगे। फिर एक मर्तबा यह शहर बह जाएगा, बह जाएगा यह शहर जज्बात से। मैं शहर के मुसलमानों से अपील करता हूं, शहर के वोटरों से अपील करता हूं, कब बेदार होगे? कब बेदार होगे? कोई मैंने ये शहर के अंदर मेरी ठेकेदारी नहीं है कि मेरा ही परिवार हमेशा सियासत करे। आज मैं हूं, कल हम हट जाएंगे, किनारे हो जाएंगे, सियासत छोड़ देंगे, फिर कोई आएगा, फिर कोई आएगा। जब तक कयामत है ये दुनिया चलती रहेगी, आगे कोई ना कोई आते रहेगा। और बस अगर यही फैसला ये शहर लेता रहा, समाज में, रिश्तेदारी में बंटता रहा, तो याद रखना ये शहर पर जिस तरीके से फिरका परस्तों की नजर है, बर्बाद करने के लिए तुले हुए फिरका परस्त, याद रखना ये शहर को बर्बाद कर दिया जाएगा। फिरका परस्त की नीयत खराब है, बेदार हो जाओ। अब इम्तिहान मत लो, अब मेरा इम्तिहान मत लो। अरे मुझे बताइए आप क्या कमी है, बताइए। एक छोटे से वर्कर का फोन आता या वो ऑफिस आता कि मेरा फला काम है, वो काम के लिए हम दौड़ते। कोई भी डिपार्टमेंट का काम हो हम उसके लिए दौड़ते, हॉस्पिटल का काम है दौड़ते, रात दिन एक हम लोग करते। हारने के बाद भी दूसरे दिन आपके बीच में खड़ा रहा, अभी तक लड़ रहा हूं, रात और दिन नहीं देखता, आप लोगों के साथ रहता, परिवार नहीं देखता। मुझे भी परिवार, मेरा भी खानदान है, मैं भी चाहता हूं, लेकिन आपके लिए लड़ता रहता हूं, लड़ता रहता हूं, लेकिन आप कब उसका फल दोगे? मैंने कहा मेरी शुरुआत आप समझ लो कि 4 साल के बाद असेंबली आएगा, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर बोलता हूं, और अब मैंने छोड़ दिया। अब मैं पुलिस डिपार्टमेंट को बोलता नहीं हूं, लेकिन जब मैं घर से निकलता हूं, चाहे उसको कोई भी मतलब से लो, तो मैं मेरी जान हथेली पे लेकर बाहर निकलता हूं। ये बात याद रखना, बाहर लेकर निकलता हूं। उसकी वजह है कि ये शहर के जिन लोगों की सियासत पे नजर खराब है, उनको समझता है कि शेख रशीद साहब का इंतकाल हो गया, शेख खलील साहब का इंतकाल हो गया, अब शेख रशीद परिवार के अंदर सिर्फ एक शख्स बचा है, शेख आसिफ, इसको रास्ते से हटा दो, हमारे रास्ता क्लियर हो जाएगा। मुझे पता है कौन आता बाहर गांव से, कौन यहाँ रहता, कौन पनाह देता, क्या करता, सब पता है। लेकिन अब मैं थक चुका हूँ पुलिस को बोल बोल कर, लेकिन मेरी हिफाजत मैं खुद करता हूँ, मुझे कोई परवाह हुआ नहीं है। लेकिन अगर मैं 2 इलेक्शन हारा, उसके बाद आपके सामने खड़ा हूँ, आपके लिए लड़ रहा हूँ, गरीबों के लिए लड़ रहा हूँ, हर समाज, हर बिरादरी के लिए लड़ रहा हूँ,
आवाज उठा रहा हूं, हुकूमत से के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, फिरका परस्तों के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, तो कब आप हमें सिला दोगे? कब हमको जिम्मेदारी दोगे शहर संभालने की? ये इलेक्शन आ रहा है, ये इलेक्शन के अंदर मैं भी देखना चाहता हूं कि आप क्या फैसला करते हो, क्या जिम्मेदारी देते हो या नहीं देते हो। अब वक्त आ रहा है कारपोरेशन का, अगर आपने कारपोरेशन की सत्ता हाथ में दी तो यकीन जानना फिरका परस्तों को ये शहर में घुसने नहीं दूंगा, इंशाअल्लाह ये वादा आपसे करता हूं। उनकी हिम्मत नहीं होगी, उनकी हिम्मत नहीं होगी मालेगांव शहर की तरफ नजर उठाने की। जिम्मेदारी से बोल रहा हूं दोस्तों, अल्लाह बड़ी बात ना करवाए, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, कॉन्फिडेंस है, मुझे मालूम है कि उनको कैसे रोकना, कौन से कानून से रोकना, लेकिन सत्ता चाहिए, सत्ता। एक हाथी सत्ता दो, फुल मेजॉरिटी दो। मैं तो बोलना चाहता हूं, ठीक है मुझसे इख्तिलाफ हो सकता है, मेरे परिवार से इख्तिलाफ हो सकता हो, जरूरी नहीं है कि सबका नजरिया एक हो। अगर 1,10,000 मुझे वोट मिली तो मेरे खिलाफ भी वोट गिरी, मानता हूं। ठीक है, आपने एक मर्तबा मेरे खिलाफ वोट दी, मुझे हरा दिया, लेकिन आपको भी सोचना पड़ेगा, आप भी समझिए, आप भी सोचिए और ईमानदारी से सोचिए, ईमानदारी से फैसला लीजिए कि ये शहर कौन संभाल सकता है, इसमें काबिलियत है, उसके बाद फैसला करिए। लेकिन मौका तो दो, मौका तो दो, एक मर्तबा आजमा कर तो देखो ये शहर कैसे संभाला जाता। और हमारे ये मत समझा करो कि ये सिर्फ मालेगांव शहर है, ये 5 जिला है ना, तुम्हारे पे फक्र करता है, फक्र करता है। तुम्हारे से उम्मीद है कि तुम उनको संभालोगे, देहातों के लोगों को, ताल्लुके के लोगों को, मुसलमानों को आपसे उम्मीद है। लेकिन अगर हमारे शहर के अंदर ऐसी क़यादत हो जो हमारे शहर के लिए, इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठाती, तो बाहर के लोगों की क्या उम्मीदें हो, ये सोचना पड़ेगा। और आज मुझे उम्मीद है इस शहर की आवाम से कि आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव में ना कोई बिरादरी, ना कोई समाज, ना कोई रिश्तेदारी मत चलने दो। क्या होता है, माफ करना, झोपड़पट्टियों के अंदर जब कॉरपोरेशन का चुनाव आता तो ये दुआई दी जाती कि यार हमने असेंबली में बोले क्या, तुमने तो शेख आसिफ का काम किया ना, अब तो हमारा इलेक्शन है ना। लेकिन क्या होगा, चलो मुझे बताओ, 1,000 देगा, 2,000 देगा, 5,000 देगा, एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 5 साल का तुमको फैसला करना होता है। लेकिन अगर तुम्हारी हार भूल गए होगे असेंबली की, अगर तुम हार भूल गए होगे तो वोट दे देना सामने, और अगर हार याद होगी तो उनकी जगह तुमको बताना पड़ेगा। ये बात मैं बोलता हूं, सब छोड़ दो। मुझसे नाराजगी है, मेरे पास आके नाराजगी जाहिर कर दो, लेकिन रास्ते पे मत लाओ। एकजुट होकर हम बहुत करीब है सत्ता के, बहुत करीब है दोस्तों। इंशाअल्लाह अगर आपका साथ रहा, आपने तय कर लिया ये 3-4 बातें, तो हमको सत्ता से कोई नहीं रोक सकता। और मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, एक हाथी सत्ता दो। ये दामन फैलाकर मेरे को किसी के पास मत भेजो, तो भेजोगे दामन फैला के
4 कम पड़ गए, 10 कम पड़ गए, काय को ये धंधा होगा? तुम्हारे पास ताकत है, ताकत है तुम्हारे पास, क्यों मुझे झोली फैलाने लगा रहे हो? अरे सिर्फ झोली भर के कैंडिडेट को वोट दे दो, कहीं झोली फैलाना नहीं पड़ेगा, कहीं झोली नहीं फैलाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है, बहुत उम्मीद है इस मर्तबा, मैं मेहनत कर रहा हूं, आप मेरे साथी हो, मेरी ताकत हो, आप मेरी ताकत बनकर मेरे साथ साथ चलकर हम इस शहर के अंदर इंकिलाब लेके आओ, इंकिलाब। और मुझे उम्मीद है इस मर्तबा इस शहर इंकिलाब लाएगा। लड़ेंगे, जीतेंगे। मैं पार्टी की मीटिंग है, पार्टी का इजलास है, इसके लिए कुछ चंद बातें बोलना चाहता हूं माजरत के साथ। 84 वार्ड है, 60 के तकरीबन 60 सीट नदिया के इस पार आती है, 60 सीट। अब जाहिर सी बात है कि एक वार्ड के अंदर 4 टिकट, एक पैनल 4 का है, तो 4 उम्मीदवार फाइनल करना होगा। 8 है, 6 है, कहीं कहीं 10 है, कहीं 14 भी है उम्मीदवार। सबकी मानता हूं मैं कि सबका हक है टिकट मांगने का, मांगना चाहिए, लड़ना चाहिए, पार्टी के पास लड़ना चाहिए। लेकिन अगर पार्टी के जिम्मेदार पार्लियामेंट्री बोर्ड जो फैसला कर दे तो आवाम ने उन्हीं के साथ रहना चाहिए। मैंने कहा ना, बिरादरी नहीं, समाज नहीं, रिश्तेदारी नहीं, पार्टी के फैसले को मानना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अब आधी सीट लेडीज होगी, आधी सीट जेंट्स होगी। एक पैनल में 2 लेडीज 2 जेंट्स, 2 लेडीज 2 जेंट्स। अब अगर सब यही चाहेंगे कि मुझे जेंट्स से टिकट मिले, सब चाहेंगे जेंट्स से जेंट्स से जेंट्स, फिर लेडीज कौन लड़ेगा? तो अगर पार्टी को लगा तो जरूर आप लोगों को बुलाकर बोलेगी पार्टी कि यार भाई, मैं क्या बोल रहा हूं कि ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हो पाते, इलेक्शन करीब आ जाता और तैयार नहीं हो पाते, तो कम से कम ज़हनी तौर पर तैयार भी रहना चाहिए। कोई भी हो, मेरे परिवार का क्यों ना हो, मेरे घर का क्यों ना हो, मैंने भी और मेरे घर वालों ने भी और आप लोगों ने भी ज़हनी तौर पर तैयार रहो कि पार्टी अगर हो सकता है कि मजबूरी है पार्टी की, तो पार्टी लेडीज टिकट भी देंगी, तो उसके लिए भी पार्टी का शुक्रिया अदा करो। जेंट्स से देगी, उसका भी शुक्रिया अदा करो, क्योंकि पैनल इतना अच्छा बनाना है कि हम लोगों को सामने वालों को जगह नहीं देना है, सामने वालों को जगह नहीं देना, नाराजगी ना हो, बैठकर संजीदगी से, जज्बात में नहीं, गुस्से में नहीं, बैठकर बातचीत करें, समझ बूझ के रास्ता निकालने की कोशिश करें। जाहिर सी बात है, अगर आप लोगों की कैंडिडेट की ताकत है, जाहिर सी बात है कि पार्टी की भी एक बहुत बड़ी ताकत है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत होती है, तो दोनों की ताकत मिलाकर ही इलेक्शन जीता जाता है। तो ये बात भी ज़हन साजी होना चाहिए, ये बात को भी हम लोगों को समझना है। कई ओबीसी का 27% आरक्षण रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ऐलान कर दिया, अब उसके अंदर ओबीसी भी रहेगा, जेंट्स ओबीसी भी, लेडीज भी, उसमें भी एक मसला खड़ा रहता है। तो हम पूरे शहर के अंदर इलेक्शन लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, एक पैनल में नहीं, एक वार्ड में नहीं, ये बात याद रखो, पूरे शहर के अंदर हम तैयारी कर रहे हैं। और मैं कभी भी इलेक्शन लड़ता हूं तो मेरी आधी तैयारी बताता हूं, आधी तैयारी बताता नहीं हूं, यहां तक कि मेरे घर वालों को भी मेरी आधी तैयारी का पता नहीं होता। मैंने सियासत के अंदर ये सीखा और किसी को बताता नहीं, मेरा काम चालू रहता है। लेकिन आप लोग देखो,
आपका हक होता, अगर मैं इलेक्शन जीत जाता तो मेरे से लड़ के झगड़ के आपकी बात मनवा सकते थे, नाराज हो सकते थे, आपका हक है। लेकिन यार मैं इलेक्शन हार चुका हूं, अगर ये लड़ाई मैं लड़ने की तैयारी कर रहा हूं तो आपके लिए, आप लोगों के लिए, और ये शहर को संभालना है। ये शहर को अब हम ऐसा नहीं देख सकते, मैं नहीं देख सकता। मैं बहुत करीब से शहर की सियासत को, महाराष्ट्र की सियासत को समझ रहा हूं, आपको नहीं समझ रहा। राहुल गांधी जी ने एक मुद्दा उठाया तो 3-4 दिन पहले, वो बहुत बड़ी बहस है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस अगर ये देश के अंदर राज कर रही, महाराष्ट्र में राज कर रही, तो इसका मतलब बहुत बड़ा घोटाला इस देश के अंदर हुआ है। और वो घोटाले का सीधा असर, नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो इस देश के मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को और क्रिश्चियनों को हो रहा है। वो घोटाला है, जरूरत पड़ी मैं तो लड़ता हूं और लड़ूंगा, लेकिन यकीन जाना दोस्तों, ईमानदारी से मैंने इलेक्शन हमेशा लड़ा, बेईमानी से नहीं, बेईमानी से नहीं। मैं एक बहुत अच्छा वाकया आपको बताता हूं, अगर मेरे अंदर बेईमानी होती तो। इलेक्शन का मैंने नॉमिनेशन कर दिया, मीडिया वाले सुनिए मेरी बात, नॉमिनेशन कर दिया और खैबान निसाद चौक के ऊपर जलसा था और मैं वहां जा रहा था। मुझे एक फोन आया, बोले आपसे अर्जेंट मिलना है। 2 लोग थे गाड़ी में, फॉर्च्यूनर गाड़ी थी। अब वो नासिक का एक बंदा उसमें था, मैं उसको जानता हूं, नाम से पहचानता हूं। तो मैं बोले चलो ठीक है, कभी ताल्लुक सलाम दुआ रहा मेरा। मैंने कहा यार मैं किला जा रहा हूँ, आप ना सना ट्रैवल्स के पास आप लोग गाड़ी लेके रुकिए, मैं आता हूँ, रास्ते में 5 मिनट बात कर लूँगा। मैं रिक्शा लगाया, गाड़ी में बैठा, बोले ड्राइवर को बंदो उतार दिया। एक मस्त जरा टाई वे कोट वूट पैंट ऐसा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था और एक आदमी था नासिक का, गाड़ी में बैठे, बोले भाई आपके लिए एक बहुत अच्छा काम लाए हम। मतलब क्या? बोले 6 CR आप हमको दे दो, हम आपको इलेक्शन जिता देंगे, पेटी मैनेज कर देंगे, मशीन मैनेज कर देंगे, हर तीसरा वोट आपको गिरेगा। मैंने कहा कि यार मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ता हूं ऐसा, और मुझे ऐसा भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ता हूं। बोले आप सुनिए तो 3 पर आ गए कि 3 CR दे देना, अभी तुम 2 दे दो, एक बाद में देना। मैंने कहा नहीं, तुम डेमो बताओ, चलो मेरी शर्त है, डेमो बताओ, मशीन लाओ, मशीन का डेमो बताओ कि अगर बीजेपी का बटन दब रहा तो मुझे वोट गिरेगा ये बताओ, या मेरा बटन दब रहा बीजेपी को वोट मिलेगा ये बताओ, डेमो तो बताओ। बोले नहीं डेमो की अभी टाइम नहीं है। बोले ये आदमी को आप पहचानते नहीं। मतलब फिर बोले हरियाणा के अंदर किसानों का आंदोलन हुआ, वहां कांग्रेस की सरकार आ रही थी, ये शख्स है पूरी पेटी को मैनेज किया और इसने हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार लेके आई, ये वो आदमी है। मैंने नहीं कहा, मतलब मैं ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं पब्लिक में जाऊंगा, पब्लिक पर भरोसा है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा पब्लिक में। बाद में पता चला कि समाजवादी के पास भी गए थे, वहां पर जितनी बड़ी पार्टी है उतने बड़ा अमाउंट की बात होती, तो वहां पर गए तो बोले आप 85 लाख दे देना, आपको जिता देंगे। वही लोग, तो उन लोगों को भी विश्वास नहीं आया, रे बोले सब जाओ भैया, ये सब नहीं चलता, हमने भी बहुत राजकारण देखा, सियासत देखी, तो मेरे भाई के पास चले गए। जो सुना बोल रहा हूं है, अब मेरे से नहीं फंस पाए,
मैं नहीं फंस पाया, समाजवादी नहीं फंस पाई, लेकिन तीसरा आदमी फंस गया उसपे। हाँ, तीसरा आदमी फंसा और चांदोड़ के अंदर टोकन भी हो गया, मुझे तो एड्रेस भी पता है। भले सब शेख आसिफ 3 नंबर पे, मुफ्ती इस्माइल 2 नंबर पे, मैं 1 नंबर पे, 4 नंबर पे समाजवादी, बोले हर तीसरी ओर मुझे मिल रही। जब पेटी खुली क्या हुआ? तो इसके ऊपर भरोसा और विश्वास नहीं करने का है, हमको इलेक्शन लड़ने का है, आवाम के पास जाकर आवाम के पास वोट मांगने का है, उनके पास झोली फैलाने का है और उनके ही बलबूते के ऊपर इलेक्शन जीतना है। ये सब फालतू बातें छोड़ दो, ज़हन से निकाल लो, इससे कुछ होता नहीं। अगर ऐसा रहता तो मेरा ऐसा मानना है कि 1,62,000 वोट तुमको नहीं मिलते। ये बात को समझो। बहरहाल ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज आप लोगों के खांधे के ऊपर हमने दी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप निभाओ। ये झंडा लेकर हमको निकलना है। मैं यूथ बॉडी के तमाम ही ऑब्जर्वर समेत सदर, कार्यकारी सदर, पूरी बॉडी के लोगों से एक अपील करता हूं कि 15 अगस्त से एक प्रोग्राम आप लोग हाथ में लो, यूथ वाले पहले शहर भर के अंदर हर वार्ड के अंदर जाकर चाय पे चर्चा, टोटल ओहदेदारान जिस इलाके में जाएंगे उस इलाके के लोगों को एक दिन अव्वल बोलो, वहाँ के ओहदेदार अपने साथ रहेंगे, वहाँ 50 कुर्सी राउंड लगाओ, ज़्यादा नहीं बड़े चौक में लगाओ, कहीं अंधेरे में नहीं, वॉल कंपाउंड में नहीं, वार्ड के बीचों बीच इलाके के अंदर 50 कुर्सी लगाकर सबकी चाय मंगाकर वहाँ पर इलाके के नौजवानों को जोड़कर पार्टी की पॉलिसी बताओ, पार्टी की पॉलिसी बताओ, शहर के हालात के ऊपर छोटी मोटी तकरीरें करो, 2 घंटे 3 घंटा नहीं, 1 घंटे की चर्चा करो। शहर के अंदर क्या मसाइल है, शहर में इस्लाम पार्टी क्यों ज़रूरी है, हम किन लोगों के खिलाफ लड़ रहे, हम क्यों चाहते कारपोरेशन का इक़्तिदार, हम कैसे ताकतवर है जो बीजेपी और फिरका परस्तों से लड़ सकते हैं, इसके मुद्दे हम बनाकर आपको देंगे। आप लोग कम से कम 100 मीटिंगें का टारगेट लो, एक दिन में 2 मीटिंगें, 50 दिन का टारगेट लेकर पूरे शहर को छान लो, एक एक गली एक एक मोहल्ले में पहुंच जाओ झंडा लेकर, और झंडा तुम्हारे हाथ में रहना चाहिए। 50 कुर्सी बाकी नौजवान खड़े रहेंगे, वहाँ पर कुछ नौजवान चाय पे चर्चा और हमारी पार्टी की पॉलिसी और हमारी पार्टी की क्या हम ताकतवर लीडरान की तारीफ, उनके काम के तरीके सब बताओ और एक मिशन लेकर शहर में निकलो। इंशाअल्लाह आप नौजवानों ने अगर ये जिम्मेदारी उठा ली, ये प्रोग्राम को अगर आपने कामयाब कर दिया तो यकीन जानना सामने वाले बाल नोचेंगे, बाल। नदी के उस पार वाले भी और नदी के इस पार वाले भी बाल नोचेंगे। 15 अगस्त ये शहर को फिरका परस्तों से आज़ादी दिलाने के लिए ये आंदोलन तुमको शुरू करना है, शहर में झंडा लेकर निकलना है। ये बात का आज मैं आपको हुक्म देता हूँ कि ये जिम्मेदारी 15 अगस्त से आपको शुरू करना है। जुमा का दिन है, कल बैठकर शेड्यूल तैयार करो और सब लोगों को साथ लेकर एक एक गली एक एक मोहल्ले के अंदर निकल जाओ। और जो लोगों को यहाँ अभी लेटर रह गए उनको कल पार्टी ऑफिस पे बुलाकर लेटर दो, उनके साथ फोटो निकालकर उनको भी आगे काम लगाओ। और उसके बाद माइनॉरिटी सेल, उसके बाद फादर बॉडी, हम अलग अलग प्रोग्राम सबको देंगे। महिला बॉडी है, इस पे काम करेंगे। एक मिनट से मुझे आखिरी में ये बोलना है, सोशल मीडिया के लिए सुन लो, और ख़ास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट को कि यार मैं देख रहा हूँ कि शहर के अंदर पुलिस स्टेशन से हमारे सोशल मीडिया चलाने वालों को फ़ोन आ रहा है। ठीक है, अगर कई छोटी मोटी गलतियाँ सियासत में होती है, यार ये तो जमहूरी मुल्क है ना। नरेंद्र
मोदी के खिलाफ वीडियो बन जाती, मजाक बन जाता पंद्रह प्रधान का, मंत्री लोग का मजाक बन जाता सोशल मीडिया पर, अपोजिशन बनाता है ना। ये जमहूरी मुल्क है, जहां सत्ता वालों को हक है वहां अपोजिशन को भी हक है। अगर तुम्हारी नाकामी हमारे सोशल मीडिया वाले अगर उजागर कर रहे शहर की आवाम को, तो ठीक है। अगर हमारे लोग किसी के जातियात पे लिखते तो मैं अपील करता हूं कि ऐसा हमको कदम नहीं, किसी की जातियात पे नहीं लिखना है। लेकिन या तो पुलिस डिपार्टमेंट हमको परमिशन दे दे, हम सियासत छोड़ देते। न तो एक आदमी सियासत के लिए सियासी भेष में आता है और जब उसके खिलाफ बोलो तो मजहबी भेष में आ जाता है। मजहबी भेष में आकर वो ना रोकड़ी करता और पुलिस फोन कर देती है हमारे कार्यकर्ताओं को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। पुलिस डिपार्टमेंट से अपील है, ऐसा नहीं होना चाहिए। न तो हम सब एक लेटर लिखते राष्ट्रपति को कि आप संविधान पद पे बैठे हो, आप राष्ट्र के प्रमुख हो, हमको जैसे बोलते हैं ना, कई लोग बोलते कि हमको फांसी लेने मंजूरी दो, तो हम उनसे मांग लेते कि मालेगांव शहर के अंदर हम पे अत्याचार हो रहा, एक मजहबी आदमी दो लिबास में आ जाता, हमने सियासत करना कैसे? हम भी उनसे परमिशन मांग के छुट्टी करते। शहर में कुछ हो जाएगा, अरे 10 साल से मिले, कभी कुछ हुआ? डिपार्टमेंट से बोलना चाहूंगा, लैंड ऑर्डर बिगड़ा। लैंड ऑर्डर बिगाड़ना इतना आसान काम नहीं है, और लैंड ऑर्डर बिगाड़ने हिम्मत लगती है, और एमएलए साहब में हिम्मत है नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट को पता है कि मछली बाजार से कौन सी गली से भागे थे, ऐसे लोग से पुलिस डरेंगी कि लैंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, लैंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। कब तक सुनेंगे? कान पक गए। न तो एक दिन पुलिस ने उनको बोलना, चल खराब करके बता दो भैया। खराब उराब नहीं कर सकते। शहर अलग अलग लीडरान को मानने वाला है, अलग अलग सोच को मानने वाला है। पुलिस डिपार्टमेंट इस बात की नोट लो, नहीं तो पुलिस ने परमिशन देना, हम राष्ट्रपति महोदय को हमारा लेटर ही लिख देते। अब जान दो, घर बैठ जाते। अब क्या करते? एक आदमी दो भेष में आ रहा तो करेंगे क्या यार हम? अब उसके आड़ में नवा काम चल रहा, एमएलए को आगे करो, मौलाना को आगे करो, मुफ्ती साहब को आगे करो। क्यों पता है? तुमने छोले की चटनी नहीं बोलना सोशल मीडिया पे, ये असल पेट दुखी है। जितना छोले की चटनी बोल सकते उतना बोलो। मैं बोल रहा हूं, मेरा हुक्म है, जितना ओरल बोलना है उतना बोलो। एक तो भैया जेल में, सिर्फ नाम मत लिखो, सब बोलो। अभी अगर ये सिर्फ सोशल मीडिया से डरेंगे, अभी मैंने तो इलेक्शन पीरियड में स्क्रीन लगाने का सोचा हूं, फिर क्या करोगे? मैं गली गली साइकिल के ऊपर स्पीकर लगा के गली गली औरतों को भी सुनाऊंगा कि अच्छाई और बुराई देखो। किसको किसको रोकेंगे? ये आजाद मुल्क है, आजादी है सबको। या तो मौलाना को आगे करो या एमएलए को आगे करो, बस दो या फैसले होंगे। मैं तो ये एकदम तैयारी के अंदर हूं। 15 अगस्त को लेटर लिख देता, वो जान दो राष्ट्रपति को। 15 अगस्त भी जुम्मे को एक मस्त लेटर बना के भेज देते, जाओ। तो ये सोशल मीडिया, सबसे पहले मेरी अपील जातियात पे नहीं। अब उनकी चालाकी है कि 2 दिन पहले किसी ने किसी लीडर के घर तक बात गई, सोशल मीडिया पे लिख दिया। पुलिस की तहकीक के अंदर वह हमारा आदमी नहीं निकला, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं निकला, उन्हीं के पार्टी के लोग निकले। यानी हमको बदनाम करने के लिए हथकंडे शुरू है। अब छोले की चटनी बोले तो डिपार्टमेंट को जाके बोलते यार अब बच्चे बड़े हो गए, शर्मिंदगी होती। तो ऐसे काम काय को करना, काय को करना काम, जाहिर से काय को ऐसे धंधे करना। छोले की चटनी और क्या बोले, काटूंगा तो क्या निशान, क्या बोलते रहे,
लव बाइट क्या क्या है, काय को धंधे करना। तो ये तमाम ही चीजें अभी हम तो बहुत शुरू लड़ने वाले लोग हैं। मैंने कहा ना, बार बार बोल रहा हूं, हथेली भी जान लेके निकलता हूं, सुबह निकला शाम को आऊं या नहीं पता नहीं, लेकिन लड़ूंगा तो जरूर, लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, ये बात तो तय है। ये बात तो एकदम तय करके मैदान में हम उतरे हैं। अगर मेरी बात पर आपको इत्तेफाक है नौजवान साथियों, तो लंगोट बहान लो और ये शहर को जीतना है, ये शहर को बचाना है। और मैं तो अपील करता हूँ शहर के मौलाना, दीनी तंजीमें के लोग, उलमाओं से, अलग अलग मसलक की तंजीमों से, एक टीम मेरा साथ दे दो, आप दे दो एक टीम साथ मेरी पार्टी का। 5 साल का हिसाब लेना मुझसे, तुम्हारी हिम्मत, माफ करना इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई ऐसा चैलेंज नहीं कर रहा हूँ आपको। आप कभी जाकर सवाल भी नहीं कर सकते एमएलए से कि बताइए क्या काम आपने किया, कभी नहीं करेंगे। दे दो ना, मुझसे सवाल करना आकर, बोल रहा, दावत दे रहा हूं, शहर एक हो जाओ, इनको जिम्मेदारी दी, इनको बाजू में करो और बोलो ना आप छोले की चटनी चलेंगी, ना उड़ल चलेंगे, ना ये चलेंगे, सब अच्छाई बुराई बाजू में रखो। ये शहर को बचाना है, तुम्हारे घर की ये कहानी नहीं है, ये शहर को बचाने की है लड़ाई। मैंने एक कुल जमाती तंजीम के जुम्मे, माफ करना मैं बोल देता हूँ, मुझ पे फिर कितने भी हमले हो, मुजम्मत हो, मैं डरता उठता नहीं। मैं कुल जमाती तंजीम के एक बहुत मोतबर शख्स को मिला, शहजाद सर, मैंने कहा कि यार कुल जमाती तंजीम, मैं अब्दुल हमीद अजहरी साहब का चेहरा जब देखता हूँ, अब्दुल अहद अजहरी साहब का चेहरा देखता हूँ, मैं सूफी गुलाम रसूल साहब का चेहरा देखता हूँ, उस वक्त शकील फैजी साहब का चेहरा देखता हूँ, लेकिन आज की कुल जमाती के अंदर कितने डाकी आम है। आप हम पे लाद रहे हो कुल जमाती डाकी आम, हमने बर्दाश्त करना। कुल जमाती तंजीम अच्छा है, मकसद अच्छा है, काम करना चाहिए, हम साथ है ना, लेकिन जब तक तुम डागी आम को बाजू में नहीं करेंगे ना, तो तुमको भी डाग ना लग जाए। अगर आम डागी रहा, उसके बाजू में अच्छा आम रहा, तो उसको भी डाग लगता है ना, तो डागी आम को बाहर करो। कुल जमाती का वेलकम कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा, लेकिन दाग लग रहा है, उसको बाहर करो जरा, गंदगी साफ करना पड़ता। अगर आप समझेंगे यार कोई बोलेंगे नहीं हमको, तो ऐसा नहीं है ना। शहर जमहूरी मुल्क है ना, ये शहर भी जमहूरी मुल्कों में है, हक है हमारा, हम पे लादो मत। ये भी आदेश, ये भी आदेश, ये ऐसा चलेंगे बोलेंगे नहीं, ना तो आवाज तो उठेगी। अरे एक खुला एक आदमी ओरल बोलता है, देखना अब तुम, अभी जीप के ऊपर फेटा उठा बांध के आगे वही रहेगा। मैं तो इंतजार कर रहा वो दिन का, इंतजार कर रहा, वक्त है, दागी आम बाजू में करो, दागी आम बाजू में करो, नहीं चलेगा ऐसा। ये बात याद रखो, मैं कोई मसलकी तनाज़े की बात नहीं, सच्चाई बोल रहा हूं और सबूत है जो बोल रहा हूं। अगर सबूत चाहिए तो आ जाओ, देख लेना। अभी तो सिर्फ टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और शेख रशीद साहब बोलते थे हमारी किताब तो खुली किताब है, एकदम खुली किताब है। वैसा मैं भी सियासत करने वाला हूं, कड़क डिसीजन, ठाम डिसीजन, कठोर निर्णय, सख्त फैसला लेने वाला हूं मैं भी सियासत के अंदर। तो ये तमाम ही चीजें शहर के हालात पे भी मैंने बोला था बात होंगी, मैंने बोल दिया हालात ये है।
अब शहर को फैसला करने के क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, पूरी शहर की किस्मत, शहर की तकदीर, ये सब आपके हाथ में, आवाम के हाथ में है। तो दोस्तों, अब ये पार्टी का प्रोग्राम, ओहदों की तकसीम का प्रोग्राम था। फारूक फैजुल्लाह साहब का मैं पार्टी में वेलकम करता। उन्होंने बिला शर्त हमारे पार्टी के अंदर प्रवेश किया। हमारे मौलाना क्या नाम, नईम हाफिज साहब ने भी पार्टी में प्रवेश किया, उन्होंने भी बिला शर्त। और कई लोग हमारे से राब्ते में हैं, वो लोग भी पार्टी के कामकाज को देख के मुतासिर हुए। बहरहाल पार्टी के अंदर सबको एक नज़र से देखने का काम, सम्मान का काम, सब नए साथी, जूने साथी, उस तमाम ही लोगों को साथ लेकर किया जाएगा। नए साथी जो आज नौजवानों को तकसीम होता किया गया, वो तमाम ही साथी सबको साथ लेकर चलेंगे और अपना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पार्टी का जो भी आदेश होगा, हुक्म होगा, मैसेज आएगा तो पढ़ो। अर्जेंट कभी कभी आंदोलन करना है, अर्जेंट मीटिंग लेना है, तो अलग अलग जिम्मेदारी रहती है। और माफ़ करना, मैं बहुत थक चुका हूँ। पार्टी में कुछ लोग हैं तो रूठ जाते हैं, पार्टी में कुछ लोग हैं जो फौरन रूठ जाते हैं। तो रूठने का काम बंद करो। कब तक मैं भी बर्दाश्त करूंगा यार। हक पे रूठो ना, हक पे आकर मुझसे लड़ाई करो, मैं तैयार हूँ। लेकिन अगर जाने अनजाने के अंदर कोई गलती हो जाती तो फौरन रूठ जाना, फिर हम जाओ, फिर मनाओ, यार अब मेरे से नहीं होगा यार, माफ़ कर दो यार, ये सब मेरे से अब नहीं होगा। मैं गांव संभालना है, गांव को लेके चलना है, मेहनत करना है। अब ये छोटे छोटे पंचायत अब मैं करने उड़ने वाला नहीं हूँ। पार्टी इज्जत देती, इज्जत देते रहेंगी। जिसको पार्टी के साथ ये काफिले में शामिल होना है, काफिले में शामिल हो। अच्छा और बुरा फैसला शहर की आवाम करने वाली है। ना शेख आसिफ अच्छा बुरे का फैसला करेगा, ना कोई एक शख्स करने वाला है। ये लाखों लोग मिल के फैसला करते जमहूरी मुल्कों में, कारपोरेशन का, असम्बली, पार्लियामेंट। हमने करे फैसला पार्लियामेंट में, देखे ना साला वो आज तक पे फिर हमारी ठोकरी मालेगांव। वो बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे कोई कम ज़्यादा बोल रहे। जिसके लिए हम बदनाम हुए वही खामोश है पार्लियामेंट में जाकर। अब मैं बोलता तो बोले यार तुम उसके खिलाफ मत बोलो। अबे वोट दिए ना, बदनाम हुए ना, SIT लगी, जमीन का घोटाला निकला, हमारे पे इल्जाम लगाए, लैंड जिहाद, लव जिहाद, क्या क्या बर्दाश्त करेंगे, तो बोलेंगे। और नहीं तो अभी हम तो पार्लियामेंट में साथ में थे, तो ठीक है, तुमको 2 लाख वोट मिली ना, तो 84 सीट लड़ा लो, भागना मत छोड़ के। ये शहर बता देगा किसके वजह से वोट मिली। जोम में रहना नहीं। इलेक्शन से पहले मेरे को बोलते थे 30,000 शेख आसिफ असेंबली में डिपॉजिट जमा। बोले पार्टी की वोट 30,000 है, कांग्रेस पार्टी की, शेख आसिफ को नहीं मिलेगी। क्या हुआ भाई, पार्टी की वोट, फिर किस बारे में जोम? भागना मत, 84 पूरे लड़ाओ। मैदान छोड़ के भागने वाले जमते हैं अपने को, नहीं तो मौलाना का कुर्ता पकड़ने के बाद में 2 सीट पे तो ऐसे चलेगा नहीं। पूरे 84 लड़ाओ, हम तो तैयार है। मैं तो सबको बोलता, सब खम ठोक के आ जाओ वापिस, सब खम ठोक के आओ, हम तैयार है। शहर फैसला कर देगा, जिसको भी मान लेंगे। बहरहाल ये बहुत बड़ी तकरीर मैंने की, लेकिन आप लोगों को एक मालूमात हो जाए, आप लोग यहाँ की बातें शहर तक पहुँचाओ, नौजवानों को जोड़ो, पार्टी को मजबूत करो। और मुझे उम्मीद है कि पार्टी के तमाम ही जिम्मेदारान, तमाम ही नौजवान साथी एक नए जज्बे के साथ हम लोगों को ये पार्टी खड़ा करना है और कारपोरेशन के ऊपर हिंदुस्तान की तारीख का पहला हरा झंडा, वो भी इस्लाम का लहराना है। ये वादा आप लोग करो और इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब होंगे। आप लोग 15 अगस्त को सुबह 8:30 बजे शेख रशीद भवन पर झंडा बंधन होगा, आप लोग वहाँ भी शरीक रहें। आपका शुक्रिया, रब का शुक्रिया।